तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑफिशियल चैनल सुनील एस एकेडमी में। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम भी अब नज़दीक आने वाले हैं। आधा सत्र आपका खत्म हो चुका है। आपकी तैयारी अच्छी तैयारी की मैं कामना करता हूं और स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी के ऊपर। ये क्लास 10th की ज्योग्राफी है, जिसका चैप्टर 2 मैंने लिया है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे और उसके बाद कल इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वन एवं वन्य जीव हमारे प्राकृतिक संसाधन है। आप जानते हैं कि वन जो है और वन्य जीव जो है ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। ये हमें प्रकृति ने प्रोवाइड कराए हैं, जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने तथा मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। जितने भी संसाधन हैं वो सारे के सारे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हम सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्ध होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ देख रहे हैं पहला पॉइंट जो है हमारा जैव विविधता है। बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम कि जैव विविधता क्या होता है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। देखिए, विविधता का अर्थ होता है डाइवर्सिटी, यानी कि आप देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें विभिन्न प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, जीव मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, जंतु मिलेंगे। ठीक है, सूक्ष्म जीवों में भी भिन्नता पाई जाती है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है आपकी किसको, विविधता को, डाइवर्सिटी को। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जैव विविधता का जो महत्व है हमारा, ठीक है, वो क्या है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती है। यानी कि जैव विविधता है वो आपकी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती है। मृदा संरक्षण, मिट्टी का बचाव करना, जल चक्र व वायु शुद्धिकरण में सहायक होती है। भोजन, औषधि, लकड़ी, रेशा, रबड़, गोंद, तेल आदि प्रदान करती है। आप देखते हैं कि भोजन हो गया, औषधि हो गई, लकड़ी हो गई, रेशा हो गया, रबर हो गई, गोंद होगी, ये सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति हमें प्रोवाइड कराती है। सौंदर्य, मनोरंजन तथा पर्यटन को बढ़ावा देती है। आप देखते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है वो कहीं ना कहीं टूरिज्म के मामले में ही सबसे आगे है और यहाँ पे बहुत सारे सैलानी आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ की सौंदर्यतापूर्ण स्थिति को देखकर ही यहाँ पर वो आते हैं। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व भी यहाँ रखती है, क्योंकि आप देखते हो कि हमारा जो उत्तराखंड है वो क्या माना जाता है, देवभूमि माना जाता है। तो सांस्कृतिक तौर पर भी आप अगर इसका एग्जाम्पल लें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हमारा माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वनस्पति एवं जीव जंतुओं की कमी के कारण, जो वनस्पति एवं जीव जंतुओं की जो कमी हुई है उसका मेन कारण क्या है। सबसे पहला कारण अगर आप देख पा रहे हैं तो कृषि का विस्तार, खेती के लिए वनों की कटाई। देखो, जितना ज्यादा आप एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करेंगे, जितना ज्यादा आप खेती का विस्तार करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जंगल काटने होंगे, क्योंकि भूमि निश्चित है हमारे पास। ठीक है, खेती करने के लिए योग्य हमारे पास भूमि ज्यादा नहीं है, इसलिए खेती के लिए वनों की कटाई की जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जितना ज्यादा अगर आप वन काटेंगे, जितना ज्यादा आप पेड़ों को काटेंगे, उतना ज्यादा हमारे जो है व्यवहारिक जीवन पर जो है असर पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो हमारे जो इतना भी प्रदूषण होता है उसको सोखते हैं और हमें ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। झूम खेती, झूम खेती का अर्थ होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति जो क्या करता है कि कुछ समय के लिए एक स्थान पर रुककर वहां खेती करता है, उसके बाद वो चला जाता है। तो जितने समय के लिए वो वहां पर रुकता है तो जंगलों की कटाई करता है, वहां की साफ सफाई करके वहां के जो जितने भी झाड़ जंगड़ियां होती हैं उनको हटा करके वहां पे उपजाऊ भूमि का निर्माण करता है, और वो ऐसा ही कुछ समय बाद दूसरी जगह पे करता है। तो इससे भी कभी बहुत ज्यादा हमारा जो है वनस्पति एवं जीव जंतुओं में कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, बड़े विकास योजनाएं, जो बड़ी विकास योजनाएं हैं जैसे बांध, सड़क, रेल, उद्योग, नगर एवं अन्य परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर वनों का नाश हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर हमें सुविधा चाहिए तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं क्या करना होगा, जो है कुछ ना कुछ हानि उठानी होगी। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओ। ठीक है, जैसे बांध बनाना है तो बांध बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए होगा, स्पेस चाहिए होगा। सड़क बनानी है उसके लिए भी आपको स्पेस चाहिए होगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, पेड़ों का कटान करेंगे। रेल बनाने के लिए आपको भी स्पेस चाहिए होगा, रेल पटरी के लिए, तो वो भी पर्यावरण को नुकसान होगा। उद्योग के लिए जितने भी आप फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, स्पेस चाहिए, और उसके लिए भी क्या होगा, पेड़ों का कटान होगा। नगर एवं अन्य परियोजनाओं के बड़े पैमाने पर वनों का नाश किया जा रहा है, यानी कि आप जैसे ही शहरीकरण कर रहे हैं, जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे ही आप अपने क्या कर रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन आपको प्रकृति ने प्रोवाइड कराए हैं उसको आप बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। खनन की बात करें, खनिजों के उत्पादन से वन जो है नष्ट होते जा रहे हैं और अन्य जीवों का आवास प्रभावित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जितनी ज्यादा मात्रा में हम नदियों से क्या कर रहे हैं, रेता बजरी निकाल रहे हैं, यानी कि जो खनन से जो खनिज निकाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। ठीक है, उसके बाद है अतिदोहन।
लकड़ी, ईंधन, चारा, शिकार, औषधीय पौधों आदि का जरूरत से ज़्यादा आप लोग प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वनों से लकड़ी काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ईंधन है जो हम बहुत अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। अगर हम अपनी आज की वर्तमान की तुलना अगर हम एंशियंट टाइम पीरियड से करें, प्राचीन समय से करें, तो आप पाएंगे कि जो अर्ली ह्यूमंस था वो हमसे ज़्यादा समझदार था। क्यों था हमसे ज़्यादा समझदार? हम उसको देखते तो हैं कि वो जंगली तौर पर रहता था, जंगली जीव, जंगली एरिया में निवास करता था, लेकिन उससे दिमाग उस पर जो है हमसे ज़्यादा था। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम विधिवत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जैसे जिस तरीके से संसाधनों का विनाश कर रहे हैं, आने वाले समय में संसाधन विलुप्त हो जाएंगे और हमारी जो है आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी और हमें जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, अगर उनको किसी चीज़ की नीड्स होती थी, सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई कंदमूल फल खाने हैं, तो वो उतने ही लेते थे जितने की उनको भूख है। वो ऐसा नहीं करते थे कि भाई सारे ही एक साथ तोड़ दिए, ठीक है। यानी कि जितने संसाधन की उन्हें आवश्यकता होती थी उतने संसाधन का ही वो यूज करते थे। हमारी तरह वो सारे संसाधन को नहीं उजाड़ते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण की अगर मैं बात करूं, वायु, जल, मृदा प्रदूषण को वनस्पति व जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। भाई देखो, अगर जितना ज़्यादा हम फैक्टराइजेशन करेंगे, जितना ज़्यादा हम औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे, तो आप पाएंगे कि उससे विषैली गैसें उत्पन्न होंगी जो कि हमारे जो है वायु को दूषित करेंगी। उसके अंदर से निकला हुआ जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो पानी में जाएगा तो वो जल प्रदूषण फैलाएगा, ठीक है। और वही चीज़ जब मृदा में जाएगी तो उसमें जो है बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारी मृदा को क्या करेंगे, उसकी जो पैदावार क्षमता होती है उसको घटा देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। और जीव जंतुओं पर भी ये क्या करेंगे, नकारात्मक इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि जो नदियों का पानी है उसमें जब ये जाएगा तो मवेशी उसको पियेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जान को इससे खतरा होगा। नगरीकरण की अगर मैं बात करूं तो शहरों का विस्तार, भवन निर्माण, औद्योगिकरण से वन क्षेत्र घटता जा रहा है। यानी कि जितना ज़्यादा आप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, जितना ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हैं, तो उससे हमारा जो है वन क्षेत्र क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। सामुदायिक संरक्षण की बात करें तो चिपको आंदोलन, देखो इस बहुत सारे हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चिपको मूवमेंट की बात करें, चिपको आंदोलन की अगर बात करें तो 1970 के दशक में उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। 1970 में उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या था, पेड़ों की कटाई को रोकना। जितने अनाधुनिक तरीके से हमारी पेड़ों की कटाई हो रही है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या चलाया गया था, चिपको आंदोलन चलाया गया था। और इसमें महिलाओं ने बहुत ज्यादा बढ़कर सपोर्ट किया। और गोरा देवी का नाम आपने सुना होगा, तो इसमें उसकी बहुत अहम भूमिका रही थी। ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें काटने से बचाई। ये तरीका था एक तरीके का कि भाई हम आंदोलन कर रहे हैं और ये हमारा तरीका है पर्यावरण को सुरक्षित, क्योंकि देखो अगर पेड़ों को काटना है तो उनको मारना पड़ता उन्हें, तो इसलिए वो पेड़ों से चिपककर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आगे बात करें तो हम ये बिश्नोई जो परंपरा है उसके बारे में बात करें। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय जो थे पेड़ों एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हुए। यानी कि इन्होंने पेड़ों और वन्य जीवों की रक्षा की। 1730 में अमृता देवी और 363 ईस्वी में बिश्नोइयों ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। पवित्र उपवन की बात करें, ऐसे वन जिन्हें धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से संरक्षित रखा जाता है, ये हमारे पवित्र उपवन कहलाते हैं। इनमें पेड़ों की कटाई, शिकार आदि वर्जित है, यानी कि बैन लगा हुआ है। ये जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होती है। संयुक्त वन प्रबंधन की बात करें, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की अगर मैं डिस्कस करूं तो स्थानीय समुदाय की भागीदारी से वनों का संरक्षण एवं प्रबंधन हुआ है। गांव वालों और वन विभाग के बीच साझेदारी। देखो अगर वनों को आपने बचाना है तो वनों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें समन्वय बिठाना पड़ेगा। यानी कि हम अगर सारी चीजें हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर छोड़ देंगे तो वो सही नहीं रहेगा। कुछ तो हमारी भी जिम्मेदारियां हैं जिसको हम निभाएं। इससे वनों की सुरक्षा, आजीविका के साधन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारे पास वनस्पति एवं जीव जंतु। वनस्पति, ठीक है, जिसको फ्लोरा के नाम से जाने जाते हैं, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों, जैसे साल हो गया, सागौन हो गया, देवदार हो गया, चीड़ हो गया, बांस हो गया आदि, ये सारे के सारी वनस्पति पौधे हमारे हैं। जीव जंतु की बात करें, जिसको फौना कहते हैं, जिसको फौना के नाम से जानते हैं, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जानवर। जैसे अगर उदाहरण के बाद में बात करूं तो बाघ हो गया, हाथी हो गया, हिरण हो गया, शेर हो गया, गेंडा हो गया, भालू हो गया, पक्षी, ठीक है, सरीसर्प हो गया, जिसको सांप है ये सरीसर्प, कीट पतंग आदि, ठीक है।
इन सब को भी बचाना हमारे लिए जिम्मेदारी है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से आपके देख रहे थे प्रोजेक्ट टाइगर है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण, वनों की कटाई पर नियंत्रण एवं पुनर्निर्माण करना चाहिए। ठीक है, वन्य जीवों का शिकार करना प्रतिबंधित है, यानी कि वन्य जीवों का शिकार नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो नेशनल पार्क है हमारे, अभ्यारण्य हो गए, वन्य जीव विहार की स्थापना करी। वन कानूनों का पालन तथा जागरूकता फैलाना। ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। ठीक है, तो अभी अगर हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर से, क्लास 10th में एसएसटी में ज्योग्राफी में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर से। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो प्रारंभ हुआ था वो 1973 में हुआ था। ठीक है, तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में। उद्देश्य क्या था, बाघों की घटती संख्या को रोकना तथा उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, यानी कि जो बाघों की जो संख्या घट रही है उस पर नियंत्रण करना और उनकी जो प्राकृतिक आवास है उनको सुरक्षित रखना। भारत में विश्व की बाघों की सर्वाधिक संख्या वाले देशों में प्रथम स्थान है, यानी कि हमारे इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं। 5 वनों के प्रकार की अगर मैं बात करूं, फॉरेस्ट कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं, तो प्रकार में आरक्षित वन आता है, दूसरा हमारा आता है संरक्षित वन, तीसरा आता है अवर्गीकृत वन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है परिभाषा। जिन वनों को सरकार द्वारा सबसे अधिक संरक्षित माना जाता है, यानी कि वो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, उनको आरक्षित वन जाती है, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट हम बोलते हैं। विशेषताएं क्या है, इनमें लकड़ी की कटाई या अन्य उपयोग के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है, यानी कि आप ऐसे जाकर के लकड़ी नहीं यहाँ से इकट्ठा कर सकते, आपको अनुमति लेनी होगी लकड़ी काटने के लिए सरकार से। इसमें चराई, शिकार आदि पर सख्त प्रतिबंध है। आप यहाँ पर मवेशी नहीं चरा सकते, इसके लिए आपको यहाँ पर बैन किया गया है। शिकार नहीं कर सकते, इसके लिए भी यहाँ पे बैन है। ठीक है, संरक्षित वन, इन वनों को सरकार द्वारा संरक्षण हेतु घोषित किया जाता है। यहाँ भी लकड़ी की कटाई के लिए अनुमति आवश्यक है। चराई एवं गतिविधियों पर नियंत्रित अनुमति है कि कुछ संख्या में चरा सकते हैं, ज्यादा नहीं। अवर्गीकृत वन यानी कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं, ये वन जो ना तो आरक्षित हैं और ना ही संरक्षित घोषित किए गए हैं, इन पर सरकार का नियंत्रण कम होता है। इसका प्रबंधन सामान्य रूप से स्थानीय प्रशासन करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वह है ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट क्या क्या है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.71% जो क्षेत्र है वो जो है हमारा वनाच्छादित है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार यह आंकड़ा आया है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। लुप्तप्राय प्रजातियां बाघ, एशियाई शेर, गेंडा, हाथी, घड़ियाल आदि वन और वन्यजीव हमारे जीवन, जलवायु, जल स्रोतों एवं जैव विविधता के लिए अनिवार्य है। निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं कि कंक्लूजन क्या निकलता है, वन एवं वन्यजीव संसाधन हमारे जीवन का आधार हैं। इनका संरक्षण केवल सरकार ही नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि हर काम सरकार ही करेगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सिटीजन्स की भी होती हैं। तो सतत उपयोग, जागरूकता और सामुदायिक सहयोग से ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन बहुमूल्य संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स इजीली क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट करा दिया है शॉर्ट नोट्स के जरिए। और इसके बाद जो मैं आपको इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जितने भी बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए बन सकते हैं उसको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके की वीडियो मिले और रोज मिले और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे रख पाएं और एक अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो सुनील एस अकेडमी एसएसटी गुरु को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आप टेलीग्राम पर और आपका ये इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ।